गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो जिस तरीके से हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंप्लीट किया, तो इसी तरह से एक और एक्ट है दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जो कि 1947 में बनाया गया था। नाम से क्लियर हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी इंडस्ट्री के अंदर जिस भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में है, तो उन डिस्प्यूट्स को पहले तो होने से रोकने के लिए, और अगर वो ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बाद क्या होगा कि कैसे सेटलमेंट होगी, वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन कैसे ठीक ठाक बनाए जाएंगे, रखे जाएंगे, और उनका सेटलमेंट कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो हमारे इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डाले गए हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये एक्ट जो है डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए है, प्लस में डिस्प्यूट्स के बारे में जो भी दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में इस तरह का झगड़ा है, जो औद्योगिक झगड़ा जिसे आप कह सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और उसके ऊपर कौन कौन से प्रोविज़न लागू होते हैं और क्या रूल्स हैं, दोनों पार्टीज़ को किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है, किस तरीके की पेनल्टीज़ हैं। कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि दोनों पक्षकारों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए वो सभी प्रोविज़न्स जो ज़रूरी हैं वो सब इस डिस्प्यूट एक्ट में डाले गए हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि ये एक्ट हमें क्या बताना चाह रहा है। जैसे सबसे पहले तो ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे एक्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं आप देख सकते हैं जो पुराना टाइम था जब वो एक्ट वहाँ लागू नहीं होता था, इस एक्ट के बारे में ये है कि ये वहाँ पर भी लागू होता है, मतलब होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। दूसरी बात, ये इंडस्ट्रीज़ पे लागू होता है और कुछ कैटेगरी के इंडस्ट्रियल वर्कर पे भी लागू होता है। मतलब जो भी वर्कर वहाँ काम करते हैं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट उनको थोड़ा कैटेगराइज किया गया है, और इस तरीके से हम बताएंगे कि किस तरह के वर्कर्स पर ये बात लागू होती है और किस तरीके के प्रोविज़न्स लागू होते हैं। और थर्ड नंबर पे हम बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी का मतलब सेटलमेंट करती है, जो मतलब यहाँ मशीनरी का मतलब फ़िज़िकल मशीनरी से नहीं है, यहाँ मशीनरी का मतलब उन लोगों से है, उस बोर्ड से है, उस ट्रिब्यूनल से है जो झगड़ों का एक तो प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो झगड़े हो ना, विवाद हो ना, उस स्थिति को आने से पहले ही रोकना, एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसका सेटलमेंट करवाना। तो वो सभी लोग, चाहे वो एक कोई कमेटी हो, बोर्ड हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, तो उन सब का काम जो है इस तरीके से इसको मेंटेन करना है। तो वो सारी मशीनरी जो इस काम में लगी हुई है वो भी इसका पार्ट है। मतलब इस एक्ट में आप उस मशीनरी के बारे में भी बात करेंगे और सुनेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इस एक्ट का जो एम्फेसिस है, जो फोकस किया गया है, वो मध्यस्थता पर किया गया। कॉन्सिलिएशन मतलब दो पक्षों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो एक तीसरा पर्सन आकर उनका झगड़ा सुलटाने की कोशिश करता है, तो उसे मध्यस्थ कहा जाता है, उसे हम आर्बिट्रेटर कहेंगे। ठीक है, और आर्बिट्रेटर जो है वो आर्बिट्रेशन का काम करता है। प्लस में अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता, देन फिर उसके लिए उस प्रोसीडिंग, वो जो प्रोसीडिंग चलती है, जैसे मान लीजिए अब केस जो है वो कोर्ट में चला गया है या फिर वो लेबर कोर्ट के आगे गया है, तो वहाँ जो भी प्रोसीडिंग होगी उसे हम कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग कहेंगे। कॉन्सिलिएशन का मतलब जो भी कार्यवाही हो रही है, कानूनी जो भी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, जो भी एक तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है झगड़े को सॉर्ट आउट कराने के लिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें वॉलंटरी आर्बिट्रेशन भी है। तो कई बार क्या होता है कि जब दो पार्टीज़ के बीच में प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा कोर्ट जाने की बजाय किसी आर्बिट्रेटर को बीच में रखते हैं, ताकि कल को हमें कोर्ट कचहरी के ज़्यादा चक्करों में फंसना ना पड़े और हमारा झगड़ा जो है वो इसी लेवल, ग्राउंड लेवल पर ही हम सॉर्ट आउट करवा लें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इस एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दी गई है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट क्या करने के लिए कि कोई जो भी डिस्प्यूट है उसको प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए।
ठीक है। जैसे वो डिपेंड करता है कि डिस्प्यूट का नेचर क्या है और जो पार्टीज़ यानी कि पक्षकारों के बीच में डिस्प्यूट जो हुआ है उसका क्या नेचर है, उसके आधार पर जो हमारा झगड़ा है वो या तो लेबर कोर्ट जाएगा या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जाएगा या नेशनल ट्रिब्यूनल जाएगा। ये वो मशीनरी है जो झगड़ों को डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का काम करती है, ठीक है। और अवॉर्ड शैल बी बाइंडिंग। अवॉर्ड का मतलब यहाँ पर है कि जो भी फाइनल डिसीज़न आएगा, चाहे वो लेबर कोर्ट में केस गया हो तो लेबर कोर्ट जब वो केस का डिसीज़न सुनाएगी, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल, तो जो भी डिसीज़न वो देंगे उस डिसीज़न को दोनों पार्टीज़ को मानना होगा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। कम से कम 1 साल तक वो उस डिसीज़न उनके ऊपर लागू होगा, ठीक है। और एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई कराती है, ठीक है। नाउ राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू लॉक आउट। स्ट्राइक, आपने बहुत बार इस वर्ड को तो बहुत कॉमनली सुना है कि वर्कर्स ने फलानी जो है इंडस्ट्री में स्ट्राइक कर दी है जी, अब वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं और सड़क पर जाम लगा कर बैठे हैं। तो वो स्ट्राइक का सीन रहता है। जो इंडस्ट्रीज़ में कई बार क्या होता है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एम्प्लॉयर से झगड़ा हो गया, उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी। इसी तरह से जब कभी कभी एम्प्लॉयर भी बहुत परेशान हो जाता है वर्कर से तो वो लॉकआउट कर देता है। जब स्ट्राइक वर्कर कर सकते हैं तो एम्प्लॉयर के हाथ में भी एक हथियार है और वो है लॉकआउट का। तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो लॉकआउट कर सकता है। लॉकआउट का मतलब होता है फैक्ट्री को ताला लगा देना और अब जो है वर्कर्स को कहना जी मैं काम नहीं दे सकता अब आपको, सॉरी आप जो है हमें परेशान कर रहे हैं इस तरीके से। तो वर्कर्स को सबक सिखाने के लिए एम्प्लॉयर इस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के पास एक एक हथियार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हथियार कैसे भी चलाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्राइक करने का भी एक रूल होगा और लॉकआउट करने के भी कुछ रूल्स होंगे, वो दोनों पार्टीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ तंग करने के उद्देश्य से स्ट्राइक कर रहे हैं और आपका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, ठीक है। तो बाकायदा आप आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि स्ट्राइक करने से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली लॉकआउट के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एम्प्लॉयर को फॉलो करने पड़ेंगे। और स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया, हालांकि एक बड़ा टॉपिक आने वाला है आगे जिस पे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको यह बता देती हूँ कि स्ट्राइक और लॉकआउट उन दिनों में बिल्कुल नहीं कर सकते जिन दिनों में हमारा जो झगड़ा है वो अभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जिसके ऊपर चल रही है, मतलब अभी कार्रवाई चल रही है, अभी डिसीज़न आने दीजिए। डिसीज़न आने से पहले आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी उस प्रॉब्लम के लिए एकदम आप स्ट्राइक पे जाओगे, उससे पहले ये देख लो कि क्या वो प्रॉब्लम हमने आर्बिट्रेटर को दी है सॉर्ट आउट करने के लिए, क्या वो प्रॉब्लम को लेकर हम लेबर कोर्ट गए हैं। मान लीजिए हम लेबर कोर्ट गए हुए हैं, अभी लेबर कोर्ट उस पर काम कर रहे हैं और आप जो है स्ट्राइक पर बैठ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही बात उस पर भी लागू होती है, लॉकआउट्स पे भी। एम्प्लॉयर भी ताला नहीं लगा सकता जब कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अभी जब कोई अभी पेंडिंग है, अवार्ड अभी आया नहीं है, डिसीजन अभी आया नहीं है और आप अभी से हथियार उठाकर खड़े हो गए, तो ये नहीं है, ये गलत चीज़ है और बाकायदा इस पर रिस्ट्रिक्शन है और पेनल्टी भी है अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या पेनल्टी है। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स पे बाकायदा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर इस एक्ट में आप देखोगे ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का भी प्रोविज़न के बारे में बताया गया। ले ऑफ का मतलब होता है कि आप जब एक वर्कर आया काम पर और आपने कहा जी आज काम नहीं है, कोई बात नहीं, या आधे दिन का काम है, अब ऑब्वियसली वो बेचारा तो पूरे दिन का काम सोच कर आया था, आधे दिन का दोगे तो आधे दिन की तो मजदूरी मिलेगी ना उसको, वेजेस उसको आधे दिन के मिलेगी। तो जब वर्कर काम करना चाहता है और उसको उतना टाइम का काम नहीं मिलता जितना टाइम वो कर सकता है या करना चाहता है, तो ले ऑफ का मतलब जब काम कम हो जाता है इन दैट केस हम वर्कर को टेम्परेरीली काम से मना करते हैं। टेम्परेरीली मतलब कि कोई बात नहीं, कल आ जाना, कल काम मिल जाएगा, इस तरीके का सीन होगा, उसे हम ले ऑफ कहेंगे। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि हम उसकी परमानेंट छुट्टी कर देते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक ब्रांच परमानेंटली बंद हो गई है, तो वहाँ जितने वर्कर थे उन सबको ले ऑफ नहीं करेंगे, उनको करेंगे रिट्रेंच का मतलब छंटनी, यानी कि अब उनको ज़बरदस्ती नौकरी से हटा देना। कारण यही है कि हमारे पास काम नहीं है
और परमानेंटली काम नहीं है भाई, काम बिल्कुल बंद हो गया है या एक फैक्ट्री का ब्रांच हमने बंद कर दिया है तो अब हम आपको काम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इस केस में जो है हमें अब आपकी परमानेंट छुट्टी करनी पड़ेगी। तो जब परमानेंट छुट्टी हो जाती है दैट इज़ रिट्रेंचमेंट, और जब कभी कभार काम नहीं मिलता उसे हम बोलते हैं ले ऑफ। तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न भी हम आपको इसमें एक्ट में दिखाएंगे और बाकायदा इस दोनों चीज़ों के लिए वर्कर्स को कॉम्पनसेशन भी मिलता है। सिमिलरली अगला पॉइंट है प्रोविज़न हैज़ बीन मेड फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू वर्कर मैन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र और क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग। अगर कोई फैक्ट्री बंद हो गई, जैसे अभी भी मैंने बताया, ठीक है, तो फैक्ट्री बंद होने के बाद रिट्रेंचमेंट हो गई तो डेफिनेटली रिट्रेंच हो गई है। अब मान लीजिए आपको कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये वाली फैक्ट्री तो बंद हो गई है, आप दूसरी फैक्ट्री में हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। पर मान लीजिए आपको पहली फैक्ट्री में अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन दूसरी फैक्ट्री में आप जाओगे तो आपको सैलरी या वेजेस जो है वो कम मिलेगा, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या वर्किंग कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। तो वर्कर्स को ये थोड़ी सी चीज़ें मजबूरी है, काम तो करेंगे, वो तो मजबूरी है, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है बल्कि। तो उस नुकसान से बचाने के लिए उनको कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न भी दिया जाता है। तो जब भी कोई भी फैक्ट्री या ब्रांच बंद कर दी जाती है परमानेंटली, या फिर उन वर्कर्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, इन दैट केस उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट जब हम आगे वीडियोस में बताएंगे। नेक्स्ट इज़ अ मॉडल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर मतलब शिकायतों का निपटारा। तो चाहे वो एम्प्लॉयर के पार्ट पर प्रॉब्लम हो या एम्प्लॉई के पार्ट पर प्रॉब्लम है, अगर दोनों पक्षकारों में से किसी भी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी शिकायत, या वो जो कंप्लेंट करता है तो उसकी शिकायतों का निपटारा करने का भी बाकायदा प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ व्यवहार हैं जिसको बिल्कुल अनुचित व्यवहार बनाया गया है, उन्हें हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहेंगे। जैसे वर्कर्स को ज़बरदस्ती काम से हटा देना बिना किसी रीज़न के, वर्कर्स को जो है पूरा काम लेकर सैलरी कम देना, वेजेस कम देना, ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं ना, ठीक है ना। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आते हैं, क्योंकि आप मज़दूरों के साथ, आप वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ का प्रोविज़न है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ जनरल सी बातें, आप इसको इनके फीचर्स के तौर पे डिफ़ाइन कर सकते हो। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। हालांकि ये जितने भी वर्ड्स आप पढ़ोगे वो आगे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में पहले जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे हमारा चैप्टर या हमारा टॉपिक जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर एप्रोप्रिएट का मतलब है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप लिस्ट देख रहे होगे, बहुत बड़ी लिस्ट है और इधर भी है ये लिस्ट। इसमें मैंने कुछ चीज़ों पे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़े कॉमन से नाम है और आप अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे बैंकिंग कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे पोर्ट है, बंदरगाह है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, और इधर भी मैंने कुछ चीज़ों पे हाईलाइट किया है। जैसे रेलवे कंपनी की कोई इंडस्ट्री है, जैसे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, UTI है। ये सारे नाम आपने बहुत बार सुने हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा इजी रहेगा इनको समझना और लर्न करना। बाकी भी लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। ये लिस्ट है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। मतलब इनके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, वो बीच में आएगी और अपने लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। और अगर इनके अलावा कोई इंडस्ट्री रहती है तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। मतलब उससे रिलेटेड जो रूल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है, लेबर वगैरह से की जो प्रॉब्लम आती है, ठीक हो गया। दूसरी जो डेफिनेशन है वो आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर वर्ड का मतलब क्या है, जो दो पार्टीज़ के बीच में जो झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट कराने का काम करता है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और उस पूरी प्रोसीडिंग को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, ठीक है, मध्यस्थता। एंड ये पर्सन कौन है, मध्यस्थ, राइट। फिर है एवरेज पे। एवरेज पे, यहाँ पर वर्कर की एवरेज पे की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वर्कर काम कर रहा है तो पैसे उसको मिल रहे हैं ना। तो आगे जब वर्कर के बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे तो ये एवरेज पे वर्ड काफ़ी सुनने को मिलेगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है।
जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं कि एवरेज पे का मतलब क्या है। तो अगर वर्कर्स जो है वो कई कैटेगरी के होते हैं। कोई वर्कर ऐसा भी हो सकता है जो डेली वेजेस पे काम करता है, मतलब अगर आज आएगा तो आज काम किया, आज की उसको मजदूरी मिल गई, अगर कल नहीं आएगा तो कल नहीं मिलेगा, ठीक है। एक वर्कर ऐसा भी है जो वीकली वेजेस लेता है, मतलब एक हफ्ता काम किया तो वेजेस उसको एक हफ्ते के बाद ही मिलेगी। सिमिलरली अगला हफ्ता काम करेगा तो नेक्स्ट वीक में उसको वेजेस मिलेगी, इस तरीके से। और कोई वर्कर ऐसा भी हो सकता है जो मंथ के हिसाब से काम करता है। जैसे नॉर्मली हम लोग जब हम जॉब करते हैं तो हमें मंथ में सैलरी मिलती है ना, सिमिलरली कुछ वर्कर भी ऐसे हो सकते हैं जो मंथ में वेजेस लेते हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग कैटेगरी के वर्कर हो गए। जो पर्सन मंथ में वेजेस लेता है उसकी वेजेस को कैसे कैलकुलेट करोगे या एवरेज पे कैसे निकालोगे। तो मंथ के लिए आप करना कि पिछले 3 महीनों को 3 मंथ्स यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर तो आपको मंथली वेजेस मिलती है तो आप पिछले 3 महीनों का एवरेज ले लेना, वो आपकी एवरेज पे हो जाएगी। अगर आप वीकली पे मतलब काम करते हैं, काम तो आप रोज़ करते हैं लेकिन पे आपको वीकली मिलती है, तो वीकली का मतलब 7 डेज़, ठीक है ना। तो मंथ हो गए 3 उसका एवरेज, और अगर वीक करते हो तो पिछले 4 वीक्स, लास्ट 4 वीक्स का एवरेज करोगे, वो आपका वीक एवरेज पे हो जाएगा। और अगर आप डेली वेजेस पे काम करते हो तो पिछले 12 दिन की सैलरी ले लो वर्किंग डेज़ की, उसको एवरेज कर लो, वो आपकी एवरेज पे आ जाएगी। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देती हूँ। मंथ सबसे बड़ा है लेकिन इसका जो नंबर है 3 सबसे छोटा है, फिर वीक आ जाता है। 3 के बाद सीधा आपने 4 लेना है। 3 मंथ्स 4 वीक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 12 डेज़ आएंगे। तो आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताइए, अदरवाइज़ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ये सिर्फ मैंने आपको लर्न करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया है। अगर आप भूल जाएँ तो आप ऐसे इसको याद कर लें। मंथ जो है वो सबसे बड़ा है लेकिन उसका जो डिजिट है वो छोटा 3। वीक बीच में आ गया और मंथ के एकदम बाद है तो आप उसको क्या करोगे, 4 कर दोगे। और 12 डेज़ ज़्यादा है ना सबसे, लेकिन इसका डिजिट जो सबसे आपने उल्टा क्या गई हूँ, डेज़ क्योंकि मंथ से छोटे और 1 डे जो कम होता है ना, लेकिन इसका डिजिट बड़ा रखना है आपको 12। और अगर आप चाहो तो 3 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12 आएगा। तो आप इस तरीके से एक एवरेज पे निकाल सकते हो, ठीक है। लास्ट में आ रहा है अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है कि डिसीज़न जो भी इन तीनों में से किसी ने भी लिया है, लेबर कोर्ट में केस गया तो लेबर कोर्ट डिसीज़न लेगी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में गया तो वो लेगी, नेशनल ट्रिब्यूनल में गया तो वो लेगी। तो ये जो भी डिसीज़न लेते हैं, चाहे वो बीच में कोई डिसीज़न अचानक लेना पड़ा हो या फाइनल डिसीज़न हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरिम डिसीज़न, जो आप फाइनल डिसीज़न से पहले लेते हैं, दैट इज़ इंटरिम और फाइनल वर्डिक्ट। वर्ड भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो एन अवार्ड का मतलब, अवार्ड क्या है, एक इंटरिम और फाइनल वर्डिक्ट है जो कि इन अथॉरिटीज़ में से जिसने भी दिया हो तो वो अवार्ड कहलाएगा, ठीक है। और इवन आर्बिट्रेशन, जब एक पर्सन 2 लोगों के बीच में झगड़ा सुलटा रहा है तो वो जो आर्बिट्रेटर है ना, वो जो डिसीज़न देगा वो भी अवार्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। लास्ट वन इज़ बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी का मतलब वो बैंकिंग कंपनी या वो बैंक्स जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जैसे आप स्टेट बैंक कह सकते हो, स्टेट बैंक के अंदर जितने भी उसकी ब्रांचेस हैं, आरबीआई भी है। हालांकि आरबीआई के लिए एक्ट अलग से पास हुआ था, आरबीआई एक्ट 1935 था। ऐसे तो स्टेट बैंक का भी एक अलग एक्ट था, लेकिन है तो ये सारी बैंक्स ना, तो इसलिए इसको बैंकिंग कंपनी भी कहा जा सकता है। और इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लागू होता है। तो वो सारे बैंक्स जो बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे, चाहे वो एक मेन बैंक हो या उसकी कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो कुछ बैंक्स के एग्जांपल हैं, आरबीआई है, स्टेट बैंक है, आईडीबीआई है। मैं कुछ कॉमन के ऊपर हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए। आईडीबीआई आपने बड़ा फेमस सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो हैं कुछ डेफिनेशंस हैं अभी भी, और कुछ डेफिनेशंस बाकी रहती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए आपका थोड़ा सा काम ये रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से चेक कीजिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, और हम आगे और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।